औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ऑनलाइन सीरीज का C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 हमने शुरू किया हुआ है और आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 8 के करेंगे। डेट हमारे पास आज 25/3/2021 है। तो अपनी बुक्स जो हैं उनको ओपन कर लें ताकि मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ूं आपको पता हो कि मैं क्या स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। फिर पहले नंबर पर देखते हैं हम क्वेश्चन 8.1। ठीक है, तो क्वेश्चन 8.1 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन 8.1 इसकी स्टेटमेंट देखें कि व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसफर वेव्स। कहता है कौन से कॉमन फीचर्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स के दरमियान में। देखिए, पहली बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र वेव्स। तो ट्रांसफ़र वेव वो वेव्स होती हैं कि जिनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव होती है। ठीक है, एक बात लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है उसकी डायरेक्शन पैरेलल होती है या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो अब इनमें कॉमन फीचर्स क्या हैं, ये तो इनके अंदर डिफरेंस हो गया। अब इनमें कॉमन फीचर क्या है? नंबर 1, बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी, बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी from one place to other place। तो दोनों जो हैं ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपको इस बात का पता है, बेसिकली आपको इस बात का पता है कि वेव का क्या काम होता है। वेव जो है दैट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी जगह के ऊपर जो वेव पैदा होती है वो क्या करती है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी को। उसके बाद इसका दूसरा फीचर जो है, दोनों वेव्स जो हैं, चूंकि ये वेव्स हैं तो ये वेव्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। बोथ वेव्स कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये सारे काम जो हैं वेव्स करेंगी। ये वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई चीज वेव है तो उसको फिर इंटरफेयर भी करना पड़ेगा, उसे डायफ्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, उसे रिफ्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन भी करनी पड़ेगी। ये वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई चीज वेव है तो उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी। अगर वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर वो वेव नहीं है, दैट इज नॉट अ वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो चूंकि वेव्स हैं तो वो इनको फॉलो करती हैं। उसके बाद V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ वेव्स। ये इक्वेशन जो है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इसमें वेलोसिटी है, एफ फ्रिक्वेंसी है, V वेलोसिटी ऑफ वेव है, एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव है और लैम्डा वेव लेंथ ऑफ वेव है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है
ये इन दोनों वेव्स के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। ये इक्वेशन ऑफ वेव है, तो फिर अगर कोई चीज़ वेव है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव में एक जैसे होते हैं। कौन कौन से? दोनों वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। बोथ वेव्स जो हैं ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो इक्वेशन है ये दोनों केसेस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसफर वेव्स हो उनके ऊपर ये इक्वेशन एप्लीकेबल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आए आप क्वेश्चन 8.2 पे। The 5 possible waveform obtained when a microphone is fed into the Y input of the cathode ray oscilloscope। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होती है बेसिकली ये ग्राफ प्लॉटिंग मशीन होती है। वो कहता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, उसके अंदर हम एक माइक्रोफोन जो उसको फेड करते हैं विद टाइम बेस, टाइम के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसे कि आपकी फिगर में बताया गया है। These waveforms are obtained under the same adjustment of cathode ray oscilloscope controls indicate the waveform। कहता है ये वेवफॉर्म मिलते हैं, हमने उसका कंट्रोल जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वो एक जैसा ही रखा हुआ है। हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो कंट्रोल है उसको चेंज नहीं कर रहे और एक ही के साथ जो है हमारे पास ये जो वेवफॉर्म है वो आए हैं। कहता है विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट। तो कहता है कौन सा ट्रेस जो है वो लाउडेस्ट नोट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें चूंकि पता है कि इसका ए पार्ट का कि जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, एज लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लाउडनेस जो है या इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के मॉड स्केयर के। तो हमारे पास जो ट्रेस डी है, ठीक है, ये वाला ट्रेस, ये जो ट्रेस डी है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेस डी रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट। आप इजीली दे सकते हैं कि इसमें यहां पर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा कहता है विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कहता है कौन सा ट्रेस जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स होती हैं पर सेकंड, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड में होंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड होगी तो वहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो ट्रेस बी है, ठीक है, ट्रेस बी जो है आपका ये वाला ट्रेस जो है, ये ट्रेस बी जो है, ये ट्रेस बी जो है, ये बी ट्रेस है, ये डी है। ट्रेस बी इज रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो जो हमारे पास ट्रेस बी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 8.2।
अब आए आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.3 पे। क्वेश्चन 8.3 है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन along a string to give rise to stationary waves। कहता है अगर दो आइडेंटिकल वेव्स एक स्ट्रिंग में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रिंग है और दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगी? तो पहली बात यह है कि हमें तो देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव की तो पहली कंडीशन ये है कि वेव्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। तो लिहाजा जो सेम डायरेक्शन के अंदर वेव्स मूव कर रही हैं वो तो फिर स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका कि नो, वेव ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन cannot produce stationary waves। तो जो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं वो स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, स्टेशनरी वेव जो है ये किसका रिजल्ट होता है? स्टेशनरी वेव is a result of two identical waves, दो आइडेंटिकल वेव्स। स्टेशनरी वेव जो है इज ए रिजल्ट ऑफ दो आइडेंटिकल वेव्स मूविंग या ट्रैवलिंग in opposite direction in the same medium। in the सेम मीडियम के अंदर अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। ठीक है, लेकिन ना हमने यही पढ़ा था, और फिक्स बाउंड्रीज होंगी ऐसे, एक वेव यूं गई एक वेव यूं गई, तो ये फिक्स बाउंड्रीज के दरमियान हमारे पास स्टेशनरी वेव जो है वो सेम मीडियम के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो लिहाजा अगर कोई दो वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो वो वेव्स जो हैं वो कभी भी स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आइडेंटिकल वेव्स का सेम मीडियम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ज़रूरी है। ठीक हो गया बात डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 8.4 के ऊपर। क्वेश्चन 8.4 जो ये कहता है कि वेव इज प्रोड्यूस अलॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कहता है कि वेव जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंट शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, विच टाइप ऑफ वेव इज इट इज। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कौन सी वेव के अंदर होता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर ही होता है। स्टेशनरी वेव्स होती हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, और नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में, ये कौन सी है? दिस इज ए स्टेशनरी वेव। दिस इज
ए स्टेशनरी वेव। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टेशनरी वेव है। आप देख सकते हैं कि ये एक मिनट है, ये देखें कि ये हमारे पास जो है ये स्टेशनरी वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है, ये नोड्स हैं, ठीक है। तो एज सम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम remain permanently stationary, ठीक है, ये परमानेंटली स्टेशनरी होती हैं। तो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज नोड्स। तो ये पार्टिकल क्या कहते हैं, these points are called nodes। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम नोड्स का नाम देते हैं। तो नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं स्टेशनरी वेव्स में कि जिनके ऊपर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परमानेंटली जो है वो ज़ीरो होता है, यानी कि वहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, वहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर 8.5 के ऊपर। क्वेश्चन 8.5 कहता है कि एक्सप्लेन द टर्म क्रेस्ट, ट्रफ, नोड, एंटी नोड। कहता है इन टर्म्स को एक्सप्लेन करें। ये मैंने आपको बताई थी ये टर्म्स जो हैं। तो देखिए आपके पहले क्रेस्ट, तो जो हमारे पास किसी वेव के अंदर अपर पोर्शन होता है ये वाला, इसको क्रेस्ट कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल इज नोन एज क्रेस्ट। तो जो मीन लेवल के अबव पोर्शन होता है ये वाला, ये मीन लेवल है, इस मीन लेवल के अबव जो पोर्शन है इसको हम क्रेस्ट का नाम जो है देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रफ, द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो मीन लेवल। तो वो पोर्शन वेव का के जो बिलो है मीन लेवल से इज नोन एज
ट्रफ। अब ये वाला पोर्शन, ये जो मीन लेवल से नीचे है, इसको हम ट्रफ का नाम देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने दो टर्में आगे पूछी हैं, जो नोड और एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड की जो टर्म्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू स्टेशनरी वेव्स। तो अब हम देखते हैं उसको। नोड, अब मैं यहां पर एक स्टेशनरी वेव बनाता हूं, देखेंगे ये एक स्टेशनरी वेव है, ये पॉइंट्स नोड है और ये पॉइंट एंटी नोड है। तो द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट in stationary waves are known as nodes। इनको नोड्स कहते हैं, इनका जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो एंटी नोड्स होते हैं, द पॉइंट्स of maximum displacement जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं, आर नोन एज एंटी नोड्स। तो उनको एंटी नोड्स। देखिए यहां पर पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इधर मैक्सिमम, और इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास मिनिमम या जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टेशनरी वेव के अंदर वो पॉइंट्स कि जहां पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का या पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो, उनको नोड्स कहते हैं। और जहां पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, उनको एंटी नोड्स कहते हैं। तो आप इजीली ये बात कह सकते हैं कि एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं, दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8.6। इसकी स्टेटमेंट देखें पहले। व्हाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस। तो सॉलिड के अंदर क्यों साउंड तेज ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू गैसेस। ये आपको बात मैंने बताई थी लेक्चर्स के अंदर भी। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो E/ρ के बराबर होती है। E जो है यहां पर, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो डेंसिटी ऑफ मीडियम है। ये सॉलिड्स की बात कर रहा है। हमें पता है कि जो सॉलिड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो एस इज ग्रेटर देन रो जी, ठीक है, रो जी गैस is greater than density of
गैसेस। हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ गैसेस से, बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई S, modulus of elasticity for solid is greater than modulus of elasticity of gases. ठीक है, is much greater than the modulus of elasticity of gases। ठीक है जी, इस बात का हमें पता है। तो इसका मतलब है कि ई सॉलिड डिवाइड बाई रो सॉलिड is equal to E gas divided by रो गैस। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रेशियो बनती है। तो इसका मतलब है कि हैंस साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर, अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि जब हम साउंड की स्पीड की बात करेंगे सॉलिड्स के अंदर, तो वहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसिडर करेंगे, डेंसिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। आप देखें ना, वैसे तो ये रिलेशन जो है ये हमें ये बताता है कि V इज असली प्रोपोर्शनल टू रो का अंडर रूट। तो अगर रो ज़्यादा हो तो V कम होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए डेंसिटी तो ज़्यादा ही होती है सॉलिड की, लेकिन V कम नहीं होती, क्योंकि हम ये डेंसिटी का जो केस है इसको गैसेस के अंदर देखते हैं, सॉलिड के अंदर नहीं देखते। तो चूँकि सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के अंदर जो है वो साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है एज़ कंपेयर टू गैसेस। अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन 8.7, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बीट्स कैसे यूजफुल हैं ट्यून करने में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए हम जो है वो चेक करते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट को ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी। तो हम जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होता है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं अपने फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट उसके साथ, और फिर उसके मुताबिक जो है वो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए वी साउंड इट, हम इसको साउंड करते हैं विद ए स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोन फ्रिक्वेंसी, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी हमें फ्रिक्वेंसी का पता होता है और वो एक स्टैंडर्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है।
तो जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, हमें ये पता है कि ये इक्वल होती हैं, इज इक्वल टू दी डिफरेंस ऑफ frequencies of two sounding bodies. ठीक है, ये दो साउंडिंग बॉडी के डिफरेंस के बराबर होती है, यानी कि हमें पता है कि नंबर ऑफ बीट्स n बराबर होती हैं f1 माइनस f2 के। तो जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या बताती हैं, टेल द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड टेल अबाउट द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखिए बीट्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। अगर फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट ना हो तो फिर बीट्स प्रोड्यूस नहीं होती। तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, इज ग्रेजुअली एडजस्टेड, इसको ग्रेजुअली हम एडजस्ट करते हैं टिल द नंबर ऑफ बीट्स, टिल द नंबर ऑफ बीट्स बिकम्स इक्वल, कि जब तक नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं टू द जीरो, यानी कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। Now the musical instrument is said to be tuned. तो अब हम कहते हैं कि हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्यून्ड हो गया, वो ट्यून हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह हम बीट्स को यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए, क्योंकि बीट्स उस वक्त ही प्रोड्यूस होती हैं जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है वो बीट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ये बात आप याद रखें। तो हम पे जब उस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से फॉल्टी को कंपेयर करते हैं तो हम उसकी इस तरह उसको एडजस्ट करते हैं कि उसकी नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाए। तो जब वो नंबर ऑफ बीट्स उसकी ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर वो एक स्टैंडर्ड साउंड जो है वो देगा, वो ऊपर नीचे होती हुई साउंड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आज हमने 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कर ली है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर करेंगे 8.8, 8.9, 8.10 और 8.11 और उसके बाद साथ ही फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच क्लास पढ़ने के लिए। देखते हैं कि आज कितने लोग जो हैं उन्होंने शर्फ बख्शा है। तो माशाल्लाह आज 1 2 3 लोग जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, आप 3 लोग पढ़ते हैं।
तो थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट ले लेने दें। बहुत शुक्रिया आपका। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।